Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. In today's lecture, we will read about government bodies. गवर्नमेंट बॉडीज़ दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और एक होती हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कुछ बॉडीज़ ऐसी जो संविधान के थ्रू बनाई गई हैं, जैसे यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जिनको एक्ट्स के थ्रू बनाया गया है या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू बनाया गया है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीवीसी, सीबीआई, लोकपाल, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो इन सभी बॉडीज़ के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल याद रखना, पहली बात तो 324 कैसे याद रखोगे। आर्टिकल 324 पूरी तरह से इलेक्शन का कंट्रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में देने का काम करता है। बोलता है कि जो भी इलेक्शंस होंगे उनका सुपरिंटेंडेंस करना, उनको डायरेक्शन देना, उनको कंट्रोल करना, ये सब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी। ये पावर इलेक्शन कमीशन को कौन देता है? आर्टिकल 324 पावर देता है इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि पूरी तरह से इलेक्शन को कंट्रोल करें। यानी अगर किसी को 3 वोट मिल रहे हैं तो उन वोट को तू 4 वोट में ना बदल दे। इलेक्शन कमीशन कहता है भाई तुझे 3 ही वोट मिले हैं, कहीं तो उन वोट को 4 वोट में तो नहीं बदल रहा है। तो 3 तू 4 करके 324 याद रखना, ओके, कि तुझे 3 वोट ही मिले थे, कहीं तू उस वोट को बदल के 4 तो नहीं कर दे रहा है। तो इस बात में निगरानी कौन रखेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रखेगा। इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ने से पहले याद रखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, कौन कौन से इलेक्शन की जिम्मेदारी लेता है। हमारे जो भी लोकसभा के चुनाव होते हैं या राज्यसभा के चुनाव होते हैं, हमारे जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव होते हैं, या फिर हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन या फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इतने इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मैनेज करता है। राइट, याद रखना इस चीज़ को। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आप सोचोगे सर पंचायत वाले इलेक्शन, लोकल लेवल इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? उसके लिए बनाया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है लोकल लेवल के इलेक्शन कंडक्ट कराना। याद रखना, स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट लेजिस्लेचर वाले इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाता, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। तो इतनी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, ओके। इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन देखते हैं। एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अलावा होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। दोनों के पास इक्वल पावर और अलायंसेस ही होते हैं और जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। राइट, इसका मतलब भले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर पोजीशन में ऊपर है, बट पावर्स, अलाउंसेस, सब कुछ इक्वल रहेगा और कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी उसकी। कोई सुप्रीम बॉस नहीं है कमीशन के अंदर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज द सुप्रीम बॉस। राइट, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो मेजॉरिटी से ही ले जाएंगे, ठीक है। 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, 1 इलेक्शन कमीशन होगा। अगर 2 मेंबर 3 में से किसी बात पे अग्री होंगे तो वही डिसीजन माना जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब बात करेंगे कैसे अपॉइंट किया जाता है इन लोगों को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। उस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आइडली होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखिए कमेटी में, मगर गवर्नमेंट एक बिल लेकर आती है, 2023 का एक एक्ट लेकर आती है जिसमें बोला गया कि नहीं, सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। राइट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सीजीआई की जगह कैबिनेट मिनिस्टर होगा। इस बात को याद रखना। आई होप इस तरह से बताने पे आपको याद रहेगा। राइट, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड कैबिनेट मिनिस्टर विल रिकमेंड द प्रेसिडेंट। एक नाम रिकमेंड करेंगे, ये कमेटी एक नाम रिकमेंड करेगी और प्रेसिडेंट उसे ही अपॉइंट करेंगे एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राइट, और इलेक्शन कमिश्नर दोनों के लिए यही सिलेक्शन कमेटी होगी। इन लोग का टेन्योर क्या होता है? या तो ये 6 साल तक ऑफिस में रहेंगे अगर 65 ईयर्स के नहीं हुए तो, लेकिन अगर 65 ईयर्स के हो गए तो 65 ईयर के बाद रिटायर कर जाएंगे। राइट, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर अर्लियर, ये इनका टेन्योर होता है। याद रखना, ओके। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फर्दर एम्प्लॉयमेंट पे कोई लगाम नहीं लगाता। देयर इज़ नो बार ऑन फर्दर एम्प्लॉयमेंट।
वो लोग चाहें तो रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट पोस्ट पे रह सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं और डिफरेंट कमीशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रैप देगी इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर नॉट अलाउड फॉर एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर देयर रिटायरमेंट, तो स्टेटमेंट गलत होगा। वो लॉजिकली आपको सही लगेगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। देयर इज़ नो बार ऑन फर्दर एम्प्लॉयमेंट, राइट, याद रखना इस चीज़ को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, यानी कि उसको उसी तरीके से रिमूव किया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, यानी कि इनके रिमूवल का प्रोसेस बहुत टफ बनाया गया है ताकि ये इंडिपेंडेंटली काम कर सके, इनके टेन्योर जो है वो सिक्योर रहे, इनको ये खतरा ना रहे कि भाई मुझे रिमूव ना कर दिया जाए तुरंत। तो इनके रिमूवल का प्रोसेस बहुत टफ बनाया गया है, एज टफ एज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, मतलब पार्लियामेंट में प्रॉपर इम्पीचमेंट की ज़रूरत होगी, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो है चाहिए होगी, राइट, तभी जाके आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हो। इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास टेन्योर की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। वहीं अगर बात करें नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर्स की, तो इनको जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, मगर सिर्फ तभी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एडवाइस करेगा या रिकमेंड करेगा तब। ओके, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का तरीका सेम है मगर रिमूवल का तरीका डिफरेंट है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ओके, यानी कि सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है इनके पास है, इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं है, राइट, याद रखना इसको। अब यूपीएससी आपको डिफरेंट तरीके के ड्राफ्ट फेंकेगा कि भाई सीईसी इज़ मोर पावरफुल देन ईसी, बिल्कुल नहीं, दोनों की पावर इक्वल है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चेयरमैन इज़ जस्ट फर्स्ट अमंग इक्वल्स, क्योंकि जो डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी से होगा, वोटिंग से होगा, राइट। यूपीएससी आपको बोलेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड इन द सेम वे, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। उसका अगला स्टेटमेंट लिख देगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स आर रिमूव्ड इन द सेम वे, तो ये गलत होगा, दोनों के रिमूवल का तरीका अलग है, राइट। यूपीएससी आपको बोलेगा प्रेसिडेंट कैन रिमूव इलेक्शन कमिश्नर्स एनी टाइम, नहीं, ऐसा भी नहीं है, प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली रिमूव नहीं कर सकता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन देगा उसके बाद ही रिमूव कर सकता है, राइट। यूपीएससी आप बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्शन कमिश्नर्स के नंबर को फिक्स करके रखता है कि 3 ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र नहीं है, प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम इसको चेंज करते रहते हैं, डिसाइड करते रहते हैं। यूपीएससी आपको बोलेगा कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है तो मैंने आपको बताई होती, अगर आपको नहीं बताई है इट मीन्स इनका क्वालिफिकेशन इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना इसको। यूपीएससी आपको बोलेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकल बॉडी इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, बिल्कुल नहीं, पंचायत के इलेक्शन, म्यूनिसिपल पार्टी के इलेक्शन, ये सब कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल के तहत है? 243K एंड 243ZA, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससीज़ के बारे में, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि इनमें जो की डिफरेंसेस है वो पता रहे। आपको पता है कि ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटर्स बॉडी हैं, यही रिक्रूट कर देंगे आप लोगों को, राइट। तो इनके बारे में कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन दोनों का जिक्र आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक हुआ है और 324 पे इलेक्शन कमीशन की शुरुआत हो जाती है, राइट। तो इसको ऐसे याद रखना, 324 अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर याद है ना, उसके पहले याद रखना कि 323 से लेकर के 315 तक यूपीएससी स्टेट पीएससी इसका जिक्र है, तो इनका आर्टिकल आपको ऐसे याद रहेगा, राइट। सबसे पहले याद रखना यूपीएससी का जो कंपोजिशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंपोजिशन है वो कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। क्या कंपोजिशन है? चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, राइट। और कितने चेयरमैन तो एक ही होगा, मेंबर कितने होंगे ये कौन फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट फिक्स करेगा कितने मेंबर होंगे, राइट। यानी कंपोजिशन में कौन होगा? चेयरमैन प्लस मेंबर, कितने मेंबर होंगे ये कौन फिक्स कर रहा है? प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे, याद रखना इसको, कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, याद करना, राइट। कंपोजिशन इज फिक्स बाय प्रेसिडेंट, चेयरमैन प्लस मेंबर्स, कितने मेंबर्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे, इस चीज़ को याद रखना, ओके। टेन्योर की बात करें तो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, राइट, जस्ट लाइक इलेक्शन कमिश्नर, सेम है, 6 ईयर 65 ईयर यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर्स का यही टेन्योर रहता है, राइट, व्हिचएवर इज अर्लियर। इसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। यूपीएससी के चेयरमैन हो या मेंबर हो, दोनों को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ओके। यानी कि हमने देखा कंपोजिशन प्रेसिडेंट फिक्स कर रहे हैं, टेन्योर 6 ईयर्स और 65 ईयर है, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट है। वहीं स्टेट में प्रेसिडेंट को रिप्लेस कर दो गवर्नर से और 65 ईयर को रिप्लेस कर दो 62 से, बाकी सब कुछ सेम है, राइट, समझ गए। इससे ज़्यादा आपको स्टेट पीएससी के बारे में नहीं जानना है, याद रखना कि बस स्टेट पीएससी में आपको प्रेसिडेंट को गवर्नर से रिप्लेस करना है, राइट। मतलब वहाँ पे कंपोजिशन गवर्नर फिक्स करेंगे, अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे, टर्म होगा 6 ईयर और 62 ईयर, 65 नहीं होगा, याद रखना, ओके।
मतलब इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी का सेम है, बट स्टेट पीएससी में 62 ईयर से ज़्यादा जैसे हुए तुरंत आपका टर्म खत्म, राइट। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप है। 65 ईयर्स इधर है लेकिन यहाँ 62 ईयर्स है, ठीक है, तो इसलिए सर्कल बना हुआ है, ध्यान से याद रखना। इन दोनों कमीशंस के लिए क्वालिफिकेशन क्या आनी चाहिए भाई? प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करेंगे, कुछ क्वालिफिकेशन होगा तब भी अपॉइंट करेंगे ना। तो याद रखना दोनों ही कमीशन में जितने भी मेंबर्स हैं, सपोज जितने भी मेंबर्स हैं, राइट, उनमें से हाफ ऑफ द मेंबर्स जो हैं उनको कम से कम 10 साल का गवर्नमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट सर्विसेज में वर्क करने का, राइट। मतलब हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ दीज कमीशंस मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट। ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। हाफ ऑफ द मेंबर्स 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इतना याद रखना, दोनों में ही, दोनों के लिए लागू होती है बात। अब इन दोनों के मेंबर्स को रिमूव कौन करता है? याद रखना यहाँ पे अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहे हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, मगर जब रिमूवल की बात आएगी तो दोनों के ही मेंबर्स को रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। रिमूवल में गवर्नर का कोई रोल नहीं आएगा, ये बात ध्यान से रखना। ये भी एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है, ओके। प्रेसिडेंट ही दोनों को रिमूव करेगा, भले ही यहाँ गवर्नर अपॉइंट कर रहा है, याद रखना इस चीज़ को। लेकिन प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे क्यों? ऐसे तो नहीं रिमूव कर देंगे, कोई रीज़न होगा रिमूव करने का। तो प्रेसिडेंट तब रिमूव करेंगे इन कमीशंस के मेंबर को अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाएगा, राइट, या फिर आउटसाइड ऑफिस किसी और ऑफिस में पेड एम्प्लॉयमेंट लेके बैठे हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा है, राइट, या फिर इनका माइंड या बॉडी इन्फर्म हो चुका है, तब फिर ऐसे मुद्दों में प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव कर सकते हैं, ओके। या फिर ये मिसबिहेवियर करें, ओके। मिसबिहेवियर वाले मुद्दे में कोई आप पे इल्ज़ाम लगा दे आपने मिसबिहेव करा है, ठीक है, तो ऐसे ही प्रेसिडेंट रिमूव नहीं करेंगे, उसमें मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट जो है रेफ़र करेंगे मिसबिहेवियर वाले मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट, और ऐसे मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी बिठाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा कि रिमूव करना है नहीं करना है मिसबिहेवियर वाले मुद्दे में, तो प्रेसिडेंट को वो बात माननी पड़ेगी। एससी का एडवाइस इज़ बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस इज़ बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट इन मैटर ऑफ वेदर द मिसबिहेवियर वाज रियल और नॉट, रिमूव करना चाहिए कि नहीं, राइट। और ये रिमूवल, मिसबिहेवियर वाला जो रिमूवल है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के बाद ही हो सकता है, राइट। तो याद रखना इस चीज़ को। अगर बात इंसॉल्वेंसी की है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की है, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी की है, तब तो प्रेसिडेंट झट से रिमूव कर देंगे। मगर अगर बात मिसबिहेवियर की है तो पहले सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को देंगे वो एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगा। कोई डाउट? यहाँ तक तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ आपको ट्रैप्स बताता हूँ कि यूपीएससी किस तरीके से अब ट्रैप फेंकेगा, राइट। यूपीएससी आपको बोलेगा कि यूपीएससी के जो चेयरमैन है, राइट, जस्ट लाइक इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन में मेंबर होते हैं, उनकी तरह यूपीएससी के चेयरमैन भी आगे चल के कोई भी जॉब ले सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। बट याद रखना ऐसा नहीं है। यूपीएससी के मेंबर्स, यूपीएससी के चेयरमैन जो होते हैं वो किसी भी फर्दर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होल्ड कर सकते रिटायरमेंट के बाद, राइट। रिटायरमेंट के बाद यूपीएससी के चेयरमैन कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब नहीं कर सकते, ओके। और लेकिन जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं, यूपीएससी के मेंबर्स वो भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद, बस हाँ यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, राइट। मतलब यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो तो फर्दर किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए अब नहीं है, नहीं मिलेगा उनको कोई जॉब, राइट, नहीं रह सकते क्योंकि यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं। मगर यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं वो चेयरमैन बन सकते हैं मैक्स टू मैक्स यूपीएससी के, या फिर किसी स्टेट पीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, बट किसी फर्दर एम्प्लॉयमेंट में फिर वो भी नहीं रह सकते इन दोनों के अलावा, ठीक है। मेंबर्स मैक्स टू मैक्स चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और चेयरमैन ऑफ स्टेट पीएससी बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ओके। रही बात स्टेट पीएससी के चेयरमैन की, ये जो है किसी और स्टेट में जाके वहाँ के चेयरमैन बन सकते हैं, वहाँ के स्टेट पीएससी के चेयरमैन या फिर यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, इसके अलावा और किसी जॉब में ये भी नहीं रह सकते, राइट। और स्टेट पीएससी के जो मेंबर्स हैं वो भी सेम यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर बन सकते हैं, किसी और स्टेट पीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, बट किसी और गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते। तो याद रखना इलेक्शन कमीशन को अलाउड है रिटायरमेंट के बाद जॉब करना, इन लोगों को नहीं अलाउड है, आपस में कमीशन में ही मेंबर ऑफ चेयरमैन वगैरह बन सकते हैं, राइट, याद रखना इसको। यूपीएससी आपको बोलेगा कि क्वालिफिकेशंस ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी मेंबर्स आर फुली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फुली मेंशन कहाँ है? हमने देखा सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि हाफ ऑफ द मेंबर्स जो है 10 साल का गवर्नमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके लिए कोई और क्वालिफिकेशन दिया नहीं है, तो फुली मेंशन नहीं किया गया है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। यूपीएससी आपको बोलेगा कि प्रेसिडेंट जो है मिसबिहेवियर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस को इग्नोर कर सकता है, बट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट में अगर मिसबिहेवियर का केस है तो, राइट। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ 65 है, यहाँ 62 है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, यहाँ पे गवर्नर है, इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। आर्टिकल 315 से 323 एंड 324 इतना तो आपका प्रिपेयर हो गया, राइट।
अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस कमीशन की। जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल है 279A और उसके ठीक बाद आता है फाइनेंस कमीशन 280। ओके, ये आर्टिकल्स तो बहुत पॉपुलर है, आई होप आपको ये आर्टिकल्स याद होंगे। फिलहाल हम इनकी डिटेल्स जान लेते हैं। राइट, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि क्या करती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। ठीक है, कैसे फाइनेंशियल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसको मैनेज करती है, उसके बारे में रिकमेंडेशंस देती है। किसके बीच में होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे फाइनेंशियल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये बात रिकमेंडेशन वगैरह कौन देता है, फाइनेंस कमीशन देता है। राइट, फाइनेंस कमीशन कहीं ना कहीं फिस्कल बैलेंस बनाने में और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंश्योर करने में हेल्प करते हैं। फाइनेंस कमीशन में कौन कौन होता है, एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं, टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, 5 फाइनेंस ऐसे बोलोगे तो आपको 5 मेंबर्स याद रहेंगे। राइट, फाइनेंस मेंबर का रोल सिर्फ एडवाइजरी होता है, इनकी जो भी रिकमेंडेशन, इनकी जो भी रिपोर्ट होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट पे। फाइनेंस कमीशन के जो भी मेंबर हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, याद रखना। और प्रेसिडेंट हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। राइट, फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके बारे में सिर्फ इतना दिया गया है कि उनको पब्लिक अफेयर्स में अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। राइट, और जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेंबर्स की वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वही क्वालिफिकेशन फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनने के लिए चाहिए, तभी प्रेसिडेंट आपको अपॉइंट करेंगे। राइट, या तो आप हाई कोर्ट के जज बनने के लायक हो या फिर आपको फाइनेंस में, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो। राइट, एक्सपर्ट्स हो आप इन फील्ड के, तभी जाके आपको फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया जाएगा। यानी चेयरमैन को पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मेंबर्स को हाई कोर्ट जज बनने की काबिलियत रखनी पड़ेगी, या फिर उनको फाइनेंस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स इन सब में एक्सपर्टीज़ हासिल हो तब फिर। तो ये सारे इनके चेयरमैन और मेंबर्स के क्वालिफिकेशंस हैं। फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन होता है। राइट, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन होता है कि कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। राइट, बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल क्या होता है, जीएसटी काउंसिल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनाया गया था 2016 में। राइट, ताकि जीएसटी रेट्स क्या रखे जाएं, कौन कौन सी चीज़ों पर एग्जेम्पशन दिया जाए, उन मुद्दों पे ये बॉडी जो है वो रिकमेंडेशन दे सके अपनी। राइट, ये एक जॉइंट फोरम है ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स का। कौन चेयर करता है इसको, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स के चेयरमैन होते हैं और इस जीएसटी काउंसिल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, जीएसटी काउंसिल में अगर किसी मुद्दे पे वोटिंग होती है तो उसमें याद रखना स्टेट्स का शेयर होता है 67% और यूनियन का शेयर होता है 33%। राइट, कोई भी डिसीजन लेना हो तो कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है, 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है। याद रखना यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है, 67% शेयर स्टेट का चाहिए, 33% वोटिंग राइट्स सेंटर के हैं। राइट, वोटिंग शेयर है ये, और मेजॉरिटी कितनी चाहिए होगी डिसीजन मेकिंग में, 3/4 मेजॉरिटी। ओके, 2/3 दे देगा एग्जामिनर, आपको 1/3 दे देगा। याद रखना जीएसटी काउंसिल में 3/4 मेजॉरिटी से वोटिंग होती है। और मीटिंग के लिए कोरम कितना चाहिए, एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जिनको भी प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है वो 50% लोग एटलीस्ट प्रेजेंट हैं उस काउंसिल में। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इसमें एक तो यूनियन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के फाइनेंस मेंबर्स होते हैं। राइट, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब लोग इसमें होते हैं। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे यूनियन का वोट तो 33% ही है, मतलब सेंटर कहीं ना कहीं पावरफुल नहीं है जीएसटी काउंसिल में। क्या स्टेट्स को ज़्यादा पावर है क्या जीएसटी काउंसिल में? तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, ऐसी गलतफहमी मत रहना। सेंटर के पास भले ही 33% वोटिंग राइट्स हैं, बट स्टिल सेंटर इज़ मोर पावरफुल इन जीएसटी काउंसिल। राइट, कैसे? यहाँ पे खेल हुआ है, यहाँ पे 3/4 मेजॉरिटी चाहिए। राइट, अगर सभी स्टेट्स किसी मुद्दे पे वोटिंग कर दें एक साथ तो मैक्सिमम कितना अचीव कर पाएंगे, 67% अचीव कर पाएंगे। बट मेजॉरिटी कितनी चाहिए, 75% चाहिए, 3/4 मेजॉरिटी चाहिए। इसलिए यूनियन पावरफुल है, अगर सभी स्टेट्स मिलकर भी कोई फैसला दे दें, राइट, तब भी वो मैक्सिमम 67% पे पहुँच पाएंगे, लेकिन रिक्वायर्ड है 75%। ओके, मतलब कहीं ना कहीं सेंटर यहाँ पे वीटो पावर एंजॉय कर रहे हैं। बिना सेंटर के कोई फैसला स्टेट्स अकेले ले ही नहीं सकते जीएसटी काउंसिल में। ओके, स्टिल स्टेट्स की भागीदारी तो है ही, तो आप कह सकते हैं ऑन पेपर कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंश्योर करता है। राइट, यूपीएससी डिफरेंट तरीके के ट्रैप्स इन दोनों बॉडीज से फेंक सकते हैं आपके सामने। बोलेगा फाइनेंस कमीशन एक परमानेंट बॉडी है, नहीं, हर 5 साल में अपॉइंट की जाती है। यूपीएससी बोलेगा फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है, नहीं, ओनली एडवाइजरी होती है।
यूपीएससी बोलेगा फाइनेंस कमीशन जो है जीएसटी रेट्स कितने होंगे ये भी डिसाइड करते हैं, नहीं फाइनेंस कमीशन नहीं, इसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, राइट। यूपीएससी बोलेगा कि जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं लिए जाते, 3/4 मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी बोलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी वोटिंग शेयर 50-50 है जीएसटी काउंसिल में। 50-50 सुनने में अच्छा लगता है बट एक्चुअली 67-33, ओके, याद रखना इसको। यूनियन के पास 1/3 है, स्टेट्स के पास 2/3 है, इस तरह से ही पूछा जा सकता है यार, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको फाइनेंस कमीशन एंड जीएसटी काउंसिल के बारे में पता होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, राइट। तीनों के आर्टिकल सिंपल हैं, 338, 338A, 338B, तो लाइन से हैं, तो याद रखना है तीनों को एक साथ, ओके। देखो ओरिजिनली पहले आर्टिकल 338 थे ना, उसके तहत क्या होता था कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, राइट। बाद में इस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया और अलग अलग कमीशन बना दिए गए, 338 में NC/SC और 338A में NC/ST। इसके पहले एक ही होते थे, स्पेशल ऑफिसर्स होते थे SCs/STs के लिए, राइट। तो हुआ क्या कि 338 में क्या बनाया गया, NC/SC कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू, राइट। ये अमेंडमेंट इफेक्ट में आया 1992 में, ओके। और NC/ST बनाया गया 338A, ये कौन से अमेंडमेंट से बनाया गया, ये बनाया गया आपका 89th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ओके। बेसिकली जो 65 अमेंडमेंट हुआ था उसमें NC/SC/ST का पूरा एक साथी था, इनको दोनों को सेपरेट कब किया गया, सेपरेट किया गया दोनों को 89th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जब NC/SC का अलग कर दिया, NC/ST को अलग कर दिया, राइट। तो इसलिए 65th अमेंडमेंट और 89th अमेंडमेंट दोनों आपको याद रखना है। जब NC/ST सेपरेट बॉडी कौन से अमेंडमेंट से बनी, 89th अमेंडमेंट से। इसके पहले SC और ST का कंबाइंड कमीशन था आर्टिकल 38 के तहत, जो 65th अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया था, राइट। सेपरेट NC/ST जो बना वो 89th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बना, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ओके। तो आपको आर्टिकल 338, 65th अमेंडमेंट और 89th अमेंडमेंट, ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए, ओके। अब बात करते हैं बैकवर्ड क्लास के कमीशन की। ये इसका जो पहले था NCBC, एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, राइट, 1993 में बनाया गया था कानूनी तौर पे, बट रिसेंटली 2018 में 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, राइट। इन तीनों का जो कंपोजिशन है बिल्कुल कॉमन पैटर्न है, ठीक है। तीनों में ही चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 मेंबर्स होते हैं। याद रखना इन तीनों को अलग अलग पढ़ने से बेटर है तीनों को एक जगह क्लब करके याद रखो कि तीनों में सेम ही होता है। बुक्स में बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से दिया गया है, इसलिए मैंने कोशिश करी जितना सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जा सके प्रेजेंट करूं, राइट। इसको रिवाइज करके चले जाना, क्वेश्चंस अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आएंगे तो यहीं से आएंगे, ओके। तीनों का कंपोजिशन सेम होता है, चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स होते हैं। टोटल 5 मेंबर्स होते हैं तीनों में, 5 तीनों में होते हैं, ओके। सभी को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सभी का टेन्योर कितने साल का होता है, 3 साल का होता है, राइट। ये कमीशंस क्यों बनाए गए हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये बैकवर्ड क्लासेस के हक के लिए बनाए गए हैं, उनको जस्टिस देने के लिए, उनको शायद कुछ गलत ना हो सके, राइट। तो इनके पास सिविल कोर्ट के पावर दी गई है, इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अगर कुछ भी ऐसा इशू होता है तो, राइट। ये सारी बातें याद रखना। मेनली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कमीशंस बनाए गए हैं, ओके। जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनका वायलेशन ना होने पाए। ये कमीशंस इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, राइट। इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई कंप्लेन आती है तो डिस्क्रिमिनेशन की, कहीं पे किसी का राइट्स नहीं दिया गया, किसी के साथ एट्रोसिटी हो गई, तो उन सब पे इन्वेस्टिगेशन करने का काम इन कमीशंस का होता है। इन कमीशंस का जो रोल है वो भी एडवाइजरी नेचर का ही है, गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं ये वेलफेयर और डेवलपमेंट मेजर्स को लेने के लिए, राइट। और ये जो कमीशन होते हैं, ये कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को सौंपेंगे। तीनों ही कमीशन अपनी रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, ये बात याद रखना, ओके। और प्रेसिडेंट इनकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखता है। अब यूपीएससी इन तीनों से आपके सामने क्या क्या ड्राफ्ट फेंक सकता है। यूपीएससी बोलेगा NCBC वॉज ऑलवेज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नहीं, 1993 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, इसको 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। यूपीएससी बोलेगा कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब जो है वो 65th अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनाया गया था, नहीं, ये तो 89th अमेंडमेंट एक्ट में NC/SC से अलग होकर बना था, राइट। यूपीएससी आपको बोलेगा कि आर्टिकल 338A जो है वो बैकवर्ड क्लासेस से डील करता है, नहीं, बैकवर्ड क्लासेस से तो 338B डील करता है, NC/ST तो 338A है, ये शेड्यूल ट्राइब से डील करता है, राइट। तीनों का सीक्वेंस याद रखना है, SC, ST एंड देन बैकवर्ड क्लास, ओके। यूपीएससी आपको बोलेगा कि ये तीनों कमीशन जो है वो एक जुडिशियल बॉडीज़ हैं, जुडिशियल बॉडीज़ नहीं है, इनके पास कुछ पावर्स हैं बस सिविल कोर्ट की, वो भी तब जब ये इंक्वायरी करते हैं तब, ओके। तो इतनी बातें आपको इन तीनों कमीशंस के बारे में क्लैरिटी से पता होनी चाहिए।
बात करें कैग की यानी CAG की, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट। ही इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, और इनका आर्टिकल है 148। कैसे याद रखोगे? अगर कहीं पे ऐसा हुआ कि भाई किसी को 1 रुपये मिला था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस 1 रुपये को 4 रुपये बना दिया, राइट। गवर्नमेंट 1 रुपये की जगह 4 रुपये खर्च कर दिए, 1 रुपये खर्च करना अलाउड था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट 4 रुपये खर्च कर दिए, मतलब बहुत ज़्यादा अलाउड लिमिट से बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया गवर्नमेंट ने। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 4 का भी दोगुना 8 गुना खर्च कर दिया। तो कहीं पे ऐसे अगर CAG को दिखता है गवर्नमेंट पैसा डबल कर रही है, ठीक है, 1 का 4 कर रही है, 4 का 8 कर रही है, तो CAG वहाँ पहुँच के ऑडिट कर देते हैं, राइट। कोई भी पब्लिक बॉडी है, अगर वहाँ पे ऐसा लगे कि CAG को कि पैसा भाई 1 का 4 हो रहा है और 4 का 8 हो रहा है, डबल होता चला जा रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली, तो फिर CAG आके वहाँ पे जांच करते हैं, ऑडिट करते हैं। गवर्नमेंट के मनी एक्सपेंडिचर को ऑडिट करना ही CAG का काम है। ही ऑडिट्स गवर्नमेंट मनी एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा सही तरह से कर रही है, जिस पर्पज़ के लिए मनी एलोकेशन हुआ है बजट में उसी पर्पज़ के लिए कर रही है, किसी और पर्पज़ के लिए कर रही है, ये सबको ऑडिट करने का काम CAG का है। दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ओके, मेन फंक्शंस क्या होते हैं CAG के? ऑडिट करना होता है पहली बात तो, ओके, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खर्चे हों, चाहे वो PSUs के खर्चे हों, चाहे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गवर्नमेंट के, ये सब ऑडिट करता है CAG, ठीक है। इसके अलावा याद रखना CAG रिपोर्ट किसको करता है? CAG रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, ओके। ये रिपोर्ट जो प्रेसिडेंट को CAG सौंपते हैं, ये कौन इसकी जांच करता है इस रिपोर्ट की, कि रिपोर्ट में क्या क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है CAG की रिपोर्ट आराम से एग्जामिन करती है, राइट। यानी कि CAG और PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी और CAG दोनों मिल करके कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए काम करते हैं हमारे देश में, ओके। दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज है, हमेशा याद रखना। 6 ईयर्स या 65 ईयर्स की एज इनका टेन्योर होता है, जो भी पहले होगा, राइट। रिमूवल प्रोसेस सेम होता है, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज की तरह ही इनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, इम्पीचमेंट होगा इनका, और तब होगा जब प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी इनकी पाई जाएगी तब। इसका मतलब क्यों किया गया ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूवल प्रोसेस? ताकि इंडिपेंडेंटली अपना ये काम कर सकें। क्या रिटायरमेंट के बाद CAG को फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड है? नहीं अलाउड है, बिल्कुल एलिजिबल नहीं है फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब ताकि ये अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं और आगे फ्यूचर की जॉब के लालच में कुछ गलत फैसले ना ले लें, ठीक है। इसलिए इनको फर्दर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं अलाउ किया गया। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ओके। अब UPSC आपको ट्रैप करेगा कि CAG जो है वो कंट्रोल करता है कितना पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। CAG सिर्फ ऑडिट करता है, कंट्रोल नहीं करता पैसे को, ओके। ये UK मॉडल से डिफरेंट है। UK में CAG डिसाइड करता है कितना पैसा CFI से निकालना है, कितना नहीं। तो UK मॉडल इज़ डिफरेंट, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। CAG इज़ मेनली ओनली एन ऑडिटर ओनली, राइट, नॉट द कंट्रोलर ऑफ मनी। UK में CAG इज़ द कंट्रोलर ऑफ मनी, ओके। CAG की रिपोर्ट क्या डायरेक्टली पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाती है? UPSC आपसे पूछेगा तो आप बोलना नहीं, CAG की रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास ही जाती है, उसके बाद वो जाएगी पब्लिक अकाउंट कमेटी में, राइट। CAG क्या फर्दर ऑफिस होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल की, हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री। इनका आर्टिकल होता है 76। अटॉर्नी जनरल का क्या आर्टिकल है? 76, ओके। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इसलिए ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में ही अपना टर्म होल्ड करते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल वर्क्स अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि इनको यही अपॉइंट करते हैं। इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, याद रखना है, अटॉर्नी जनरल का कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है। अटॉर्नी जनरल कैसे इंसान को बनाया जाएगा? एक ऐसे इंसान को जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो, उसे ही अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा। मतलब एक तो वो इंडियन सिटीजन हो, हाई कोर्ट में जज रह चुका हो मिनिमम 5 साल के लिए, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुका हो मिनिमम 10 सालों के लिए, ठीक है। ऐसे इंसान को ही सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं, और जो भी क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, वो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए भी क्वालिफाइड है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर सकते हैं, ओके। अटॉर्नी जनरल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, ये सब अटॉर्नी जनरल के फंक्शन होते हैं। अटॉर्नी जनरल के पास कुछ प्रिविलेज भी होते हैं। इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं उन सभी में राइट टू ऑडियंस है अटॉर्नी जनरल के पास। वो इंडिया में किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, वहाँ की हियरिंग को सुन सकते हैं, वहाँ पे एज एन ऑडियंस बैठ सकते हैं, राइट। अटॉर्नी जनरल के पास ये भी राइट है कि वो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। वोटिंग राइट नहीं है, बट पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे ही हैज़ द राइट टू स्पीक एज वेल, ओके। मतलब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एंड पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेने का हक है अटॉर्नी जनरल को, बट वोट करने का हक नहीं है, ये बात याद रखना, ओके। अटॉर्नी जनरल अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एज अ लॉयर, बट उनको इस चीज़ से रोका नहीं गया है, राइट। ये सारी बातें याद रखना आप, ओके।
यूपीएससी आपको ट्रैप देगा कि अटॉर्नी जनरल बिकॉज वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं इसलिए वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने से बाहर कर दिए गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी सर्टेन मैटर्स में, अगर कुछ मामला सीरियस हो तो, राइट। ये सब बातें याद रखना आप। अच्छा, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 है, ये कैसे याद रखोगे? आर्टिकल 76 गवर्नमेंट का लॉयर फिक्स, आर्टिकल 76 गवर्नमेंट का लॉयर फिक्स, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। गवर्नमेंट के लॉयर की तरह ही एक्ट करते हैं ना ये, तो आर्टिकल 76 गवर्नमेंट का लॉयर फिक्स, ओके। जिस तरीके से सेंटर में अटॉर्नी जनरल होते हैं वैसे ही स्टेट में होते हैं 165 के तहत एडवोकेट जनरल, ओके। एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स में। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। इनको प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करते, इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ये प्रेसिडेंट पे नहीं, गवर्नमेंट के प्लेजर में रहते हैं, राइट। क्वालिफिकेशंस, इनको हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। प्रिविलेजेस, वही स्टेट लेजिस्लेचर में भाई बात कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। तो ही इज़ जस्ट लाइक अटॉर्नी जनरल बट इन स्टेट, ओके। इनका आर्टिकल 165 है और अटॉर्नी जनरल का क्या है 76 है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ओके। कैसे याद रखोगे कि एडवोकेट का जनरल है 165, भाई अटॉर्नी जनरल का 76 आपको याद ही है। तो याद रखना कि स्टेट वाला जो है वो उनसे एक कम है, 75 है, बट ये 7 डायरेक्टली नहीं लिखा है, ये 1 + 6 ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। 1 + 6 क्या होता है 7 होता है, तो 75 ही है, आगे 76 है उनका, इनका 75 है, बट 75 डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि डर रहे हैं, तो इन्होंने ऐसे लिख दिया है कि 1 + 6 5, तो 165 याद रहेगा आपको, ओके। इस तरीके से वो दिमाग में बिठाना एग्जाम तक, याद रख लेना, ओके। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी 350B के तहत बनाए गए हैं। ये क्यों बनाए गए हैं ऑफिसर? ताकि जितनी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ओके। मतलब कुछ ऐसे लोग इंडिया में हैं जिनकी जो लैंग्वेज है वो मेजॉरिटी लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट है, राइट। जैसे कर्नाटका में कुछ तेलुगु स्पीकर्स भी हैं, राइट। तमिलनाडु में कुछ मराठी स्पीकर्स भी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशल ऑफिसर्स बनाया जाता है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, याद रखना, ओके। आर्टिकल 350B के तहत बनाए गए हैं ये, और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू, ओके, जिसके तहत स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करा गया था, उसी के तहत। ये स्पेशल ऑफिसर हैं तो कौन अपॉइंट करेगा इनको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ओके। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं, याद रखना इस चीज़ को, ओके। तो ये बहुत बड़ा यूपीएससी ट्रैप है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, याद रखना कि ये ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, ओके। याद रखना इस चीज़ को। 350B इनका आर्टिकल क्यों रखा गया है? क्योंकि 350A ये कहता है कि स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, राइट। ये प्रोविज़न करने चाहिए इंस्टीट्यूट को कि प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, ओके, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले चिल्ड्रन को। ये बात आर्टिकल 350A में लिखी है, और 350B में लिखा है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए, ओके। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसी बॉडीज़ जो कि पार्लियामेंट के एक्ट्स थ्रू बनवाई गई हैं या फिर एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनवाई गई हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में सबसे पहले बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत बनाए गए थे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी। नेशनल के अलग होता है, स्टेट्स का अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों बनाए गए हैं? लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ह्यूमन राइट्स में क्या क्या आता है? राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, यही सब ह्यूमन राइट्स है, और क्या है ना। कब बनाया गया? 1993 का एक्ट था, याद रखना, 1993 का। तो 1993 याद रखना है, ओके। देखो, मेरा इस लेक्चर का मतलब यही है कि आपको इन एरियाज़ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फोकस करके पढ़ा दूँ, वरना ये सारी बातें तो आपकी बुक्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, राइट। बट लेक्चर देखने से क्या फ़ायदा होगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको पता चल जाएंगे कि किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो 1993 पे फोकस करना है, ओके। अब पहले हम नेशनल वाले को पढ़ लेते हैं। नेशनल वाले में जो हमारा कंपोजिशन होता है वो कौन कौन होता है इसमें? पहले तो होंगे एक चेयरमैन, राइट। चेयरमैन कौन होगा? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज, राइट। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर यानी रिटायर्ड, ओके, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, ये होंगे आपके क्या? NHRC के चेयरमैन। इसके अलावा और 5 मेंबर्स होंगे और 7 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे, राइट। अब मेंबर्स में भी वही लोग आएंगे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये सब लोग आएंगे, राइट। इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना याद रखना चेयरमैन कौन होता है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ओके। ये चेयरमैन बन सकते हैं NHRC के। NHRC के जो मेंबर्स होंगे कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और रिमूव भी सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। इन मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जिनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना
कि एनएचआरसी में चेयरमैन मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए जो कमेटी बिठाई जाती है उसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और इस कमेटी में फॉर अ चेंज स्पीकर ऑफ लोकसभा भी होते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं तो आपको लगेगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होंगे, नहीं, चेयरमैन तो नहीं होते बट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं लोकसभा के और लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं राज्यसभा के, यानी बोथ हाउसेस के लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। और साथ ही साथ यूनियन होम मिनिस्टर होंगे, यानी कि थोड़ा अलग तरीके की सिलेक्शन कमेटी दिखी आपको, राइट। एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी जिसके हेड हैं प्राइम मिनिस्टर, और उस कमेटी में और कौन कौन है? स्पीकर है, होम मिनिस्टर हैं, डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा की, और दोनों हाउसेस के लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। ऐसी कमेटी जो है इस एनएचआरसी के मेंबर्स को चुनने का काम करती है, राइट। वहीं अगर बात करें स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो इसमें चेयरमैन कौन होता है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस, राइट। और 2 मेंबर्स और होते हैं इसके अलावा, राइट। यहाँ पे 5 और 7 मेंबर होते थे, यहाँ पे बस 2 मेंबर और होंगे। ओके, ये बात याद रखना। कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेंगे, बट रिमूव कौन करेगा? सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक स्टेट पीएससी वाला सीन हो गया, राइट, कि अपॉइंट तो गवर्नर कर रहे थे लेकिन रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट ही करेंगे। ओके, तो याद रखना एसएचआरसी में भी यही है कि अपॉइंट तो गवर्नर करेंगे बट रिमूव जो है सिर्फ प्रेसिडेंट ही करेंगे, चाहे वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो। रिमूवल का हक प्रेसिडेंट के पास ही है दोनों में। ओके, स्टेट ह्यूमन राइट्स के लिए जो सिलेक्शन कमेटी बिछाई जाएगी उसके चेयरमैन होंगे चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे तो स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर लीड कर रहे हैं। स्पीकर होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। अगर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद भी है, तो उस विधान परिषद के चेयरमैन भी होंगे। और उस स्टेट में 2 हाउसेस हैं, दोनों हाउसेस के लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे। और स्टेट के जो होम मिनिस्टर हैं वो भी होंगे, मतलब सेम ही है, बस यहाँ पे स्टेट वाले हैं, यहाँ पे सेंटर वाले लोग हैं, राइट। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए दोनों के बारे में। ओके, टेन्योर की बात करें तो दोनों का ही टेन्योर 3 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स ऑफ एज, जो पहले होगा वही उसी के हिसाब से रिटायर होंगे ये लोग, राइट। 3 साल या 70 साल, याद रखना 5 और 65 नहीं है यहाँ पे, 3 और 70 है। ओके, चाहे एनएचआरसी हो या एसएचआरसी हो, दोनों के ही पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट है ड्यूरिंग द इंक्वायरी। ओके, ये लोग विटनेस को समन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बुला सकते हैं, एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, उनको एग्जामिन कर सकते हैं, ये सारे हक सिविल कोर्ट के पास होते हैं। ओके, लिमिटेशंस क्या है? ये एक इंक्वायरी जो है, मतलब जो भी चीज़ इंक्वायरी करते हैं वो मैटर 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। एनएचआरसी और एचएसआरसी अगर किसी मुद्दे पे इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो मुद्दा 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ये बहुत फेवरेट यूपीएससी का फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। अगर एनएचआरसी और एसएचआरसी कोई रिकमेंडेशन देते हैं तो क्या वो रिकमेंडेशन एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग होती है? वो रिकमेंडेशन एडवाइजरी होती है, गवर्नमेंट चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो रिजेक्ट कर दे। ओके, इतनी बातें आपको इन दोनों के बारे में पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे आरटीआई एक्ट 2005 के तहत बनाए गए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की। ओके, याद रखना ह्यूमन राइट्स एक्ट वाला कब बनाया गया था? 1993 में। आरटीआई एक्ट कब आया? 2005 में। ओके, क्यों? ताकि सिटीजन्स के पास ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक प्रॉपर गवर्नेंस में क्या चल रहा है वो सब जानने का हक हो, इसलिए आरटीआई एक्ट लाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब वो इन्फॉर्मेशन देगा कौन? उसके लिए कोई कमीशन बनाना पड़ेगा, तो एक कमीशन बनाया गया सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट लेवल पे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। सेंटर इन्फॉर्मेशन कमीशन का जो कंपोजिशन होगा उसमें एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं जिनको सीआईसी बोला जाता है, और इसके अलावा 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स और होंगे, और इन सभी को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, मगर एक सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ लोकसभा के जो अपोजिशन है वो होंगे, ठीक है, लीडर अपोजिशन ऑफ लोकसभा होंगे। इसके अलावा एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। ओके, ऐसा सिलेक्शन कमेटी आपने और कहाँ देखी थी? आपने देखी थी ऐसी सिलेक्शन कमेटी कहाँ पे? इलेक्शन कमिश्नर, राइट, सेम सिलेक्शन कमेटी वही वाली यहाँ पे है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में। ओके, जहाँ पे मैंने बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह सुप्रीम कोर्ट ने बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जगह, वरना तो यहाँ पे हमेशा ये दोनों चीज़ जाएंगे वोटिंग में, राइट। लेकिन गवर्नमेंट ने 2023 में एक्ट लाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिया, यहाँ पे नहीं, इलेक्शन कमीशन वाले मुद्दे में। ओके, तो सेम कमेटी यहाँ पे भी है, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, याद रखना कैबिनेट मिनिस्टर, नॉट एंटायर कैबिनेट। ओके, सिमिलर कंपोजिशन स्टेट में भी होता है। स्टेट में चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है और 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, उनको अपॉइंट करता है गवर्नर, और सिलेक्शन कमेटी में सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब दोनों को याद करना बहुत आसान है।
टोटल 11 मेंबर हैं, चेयरमैन प्लस 10, चेयरमैन प्लस 10, ठीक है, याद रखना 11 दिख गया तो विश मांग लो फटाक से। इन लोग का टर्म जो है वो ऐसा नहीं है कि 5 ईयर 65 ईयर, ऐसा पहले था। 2019 में अमेंड हुआ तो ये डिसाइड किया गया कि इनका टर्म, इनकी सैलरी, इनकी सर्विस कंडीशन, अब सब कुछ ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है CICs की और ICs की सब कुछ सैलरी और ये टर्म, ठीक है, क्या सर्विस कंडीशन होगी, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इस अमेंडमेंट को बहुत क्रिटिसाइज़ भी करा गया था उस टाइम पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनकी इंडिपेंडेंस ख़त्म करने के लिए अमेंडमेंट लेकर आई है, ताकि उनका जो सर्विस कंडीशन है, सैलरी है, टर्म है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के भरोसे रहेगा, राइट। तो मैक्सिमम 65 ईयर्स तक ये लोग ऑफिस में रह सकते हैं, ये भी एक सच है, ओके। टर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, याद रखना। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन लोगों की, जो लोग अपॉइंट किए जाएंगे इन ऑफिस में? ये एमिनेंट पर्सन होने चाहिए, किस फील्ड में? लॉ की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, मीडिया की फील्ड में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में। और ये लोग कोई MP MLA नहीं हो सकते, ना ही ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर सकते हैं, ओके। इतने रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं इनके ऊपर। क्या ये रिमूव किए जा सकते हैं? येस, मिसबिहेवियर वाला केस हो सकता है, और मिसबिहेवियर वाला केस सेम वैसा ही होगा कि मिसबिहेवियर का मुद्दा जो है पहले सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ इंक्वायरी होगी, और सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, उन लोग पे बाइंडिंग होगा, मानना पड़ेगा, ठीक। सिमिलर जो मैंने आपको पिछला बताया था वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होगी। तो आई होप आपको CIC और SIC भी समझ आ गया हो। आगे हम 3 बॉडीज़ की बात करेंगे जो कि एंटी करप्शन वाली हैं, CVC, CBI और लोकपाल, ओके। CVC बना 2003 एक्ट में, CBI 1946 में ही बन गया था DSPE एक्ट से, और लोकपाल बना 2013 वाले एक्ट से, ओके। ये तीनों इंस्टीट्यूट किस चीज़ से लड़ते हैं? ये तीनों इंस्टीट्यूट लड़ते हैं एक चीज़ से, वो है करप्शन। कोई अपने पब्लिक ऑफिस का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, कोई अपनी पावर का अब्यूज़ तो नहीं कर रहा है, ये काम है इन तीनों ही का ही देखना, राइट। सबसे पहले बात करेंगे CVC की, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। एक्चुअली इस कमीशन को रिकमेंडेशन किसने दिया था? संथानम कमेटी ने, और उसके बाद इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था, एक कानून पास किया गया 2000 एक्ट में, CVC एक्ट ऑफ 2003। इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, याद रखना, इसमें CVC होते हैं यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, उनके अलावा 2 और VCs होते हैं, 2 और विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, यानी कि एक तो चीफ हो गए और 2 और हो गए VCs, राइट। इनका जो टर्म होगा वो 4 ईयर 65 ईयर्स के एज का होगा, ओके। 4 साल और 65 ईयर्स के एज का इनका टेन्योर होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। जो भी पहले पूरा हो गया उस हिसाब से रिटायर हो जाएंगे। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। देखो ये 4 ईयर 65 साल, ठीक है, 70 साल, 3 ईयर, सब घबराना मत, लास्ट ने एक लिस्ट बना के दे दी, उसमें सब कुछ एक जगह लिखा हुआ है, तो उससे रिवाइज कर लेना, ओके। 4 ईयर 65 ईयर्स CVC का है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कौन सी कमेटी होती है? क्योंकि कमेटी रिकमेंड करेगी तभी तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ना, इतना तो हमने सीख ही लिया। उसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, चेयर करेंगे उस कमेटी को, होम मिनिस्टर होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ठीक है, उस कमेटी में जो सिलेक्शन कमेटी होगी CVC के लिए। ये कमेटी जिसका नाम रिकमेंड करेगी उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेंगे। समझ आ गया CVC का पूरा गेम। CVC मेनली एडवाइजरी बॉडी है, डायरेक्टली प्रोसिक्यूट नहीं करती है किसी पुलिस एजेंसी की तरह। CBI की बात करें तो CBI का याद रखना कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं बनाया गया है, ना ही इसका कोई CBI एक्ट है अपना खुद का। इसको लीगल बेसिस मिलता है एक बहुत पुराने एक्ट ऑफ 1946 से, जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। यानी CBI का कोई खुद का CBI एक्ट नहीं है, ये क्लासिक UPSC ट्रैप है, थोड़ा बच के रहना, ओके। इंडिया के प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, CVC हो या लोकपाल हो, इन सबको असिस्ट करती है उनकी इन्वेस्टिगेशन में CBI। करप्शन के ही केसेस से डील नहीं करती, इकोनॉमिक क्राइम हो गए, कोई स्पेशल क्राइम हो गया तो भी CBI की जांच होती है, मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसमें जो डायरेक्टर होते हैं उनका टर्म सिर्फ 2 साल का होता है, याद रखना, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर्स होती है, ओके। CBI के बारे में याद रखना, CBI को किसी स्टेट में जांच करनी हो तो पहले स्टेट की कंसेंट लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है और एक जनरल कंसेंट लेनी पड़ती है, ओके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लोकपाल विच वॉज पास्ड इन 2013। एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है ये, राइट। ये PM हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, MPs हो गए, ग्रुप A से लेकर D तक के ऑफिसर्स हो गए, कोई भी करप्शन में इन्वॉल्व होगा तो लोकपाल उसकी जांच कर सकता है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं और लगभग 8 मेंबर्स के आसपास होते हैं इसमें, ओके। 50% जुडिशियल मेंबर होंगे इसमें, और 50% मेंबर जो होंगे वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वुमेन से होंगे। ये थोड़ी अलग सी बात है तो आपको याद रहना चाहिए, ओके। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा लोकपाल की? तो याद रखना, लोकपाल की जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, राइट, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, या फिर किसी को नॉमिनेट करके भेजेंगे वो, और एक एमिनेंट जूरिस्ट भी होगा।
तो इतने लोग होंगे, लोकपाल की रिकमेंडेशन में लिखा नहीं है, लिख लेना। लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी होगी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनका नॉमिनी भी होगा और एक एमिनेंट जूरिस्ट भी होगा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन तो होंगे ही होंगे। तो लोकपाल के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए आपको। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सीवीसी, सीबीआई और लोकपाल, मेनली इनकी सिलेक्शन कमेटी। और देखो, इनकी सिलेक्शन कमेटी से शायद क्वेश्चन ना आए। सिलेक्शन कमेटी मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके पूछे जाते हैं, एनएचआरसी वगैरह पूछे जाते हैं, राइट। मेनली इनका एक्ट पूछा जाएगा, इनकी क्या पावर से पूछा जाएगा, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया, कौन से एक्ट से पास हुई, ये सब पूछा जाता है, ओके। और चेयरमैन कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कितना है, ये सब पूछा जाएगा। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है लोकपाल में कि इसमें 50% जुडिशल नंबर होंगे, 50% SC ST OBC माइनॉरिटीज वोमेन होंगे, राइट। तो बहुत ज़्यादा खुद को परेशान मत करना, टर्म याद कर लेना सबका, ओके। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात करें, सबसे लोकल लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके कलेक्टर या DM चेयरमैन होते हैं। स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होता है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। नेशनल वाले में 9 मेंबर्स होते हैं, स्टेट वाले में 8 मेंबर्स होते हैं। ये बात आपको इतनी ही पता होनी चाहिए इन तीनों बॉडीज़ के बारे में, ओके। याद रखना, NDMA के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, SDMA के चीफ मिनिस्टर खुद होते हैं, ओके। यहाँ पे सब कुछ कंबाइन करके लिख दिया गया, जो भी चीज़ें कंफ्यूज करने वाली हैं कि प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट करते हैं, UPSC, EC, फाइनेंस कमीशन, CAG, AG, ठीक है, NCSC, सबको ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ओके। इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करते हैं और रिमूव भी करते हैं। सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं, मतलब जिनको अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं बट रिमूव प्रेसिडेंट करते हैं। ऐसे 2 ही लोग हैं, SPSC और SHRC। हमने देखा ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऐसे 2 ही हैं जिनको अपॉइंट तो गवर्नर करेंगे बट रिमूव प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। बाकी ये जितने भी लोग हैं इन सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे और प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे, ओके। और क्या कोई ऐसे भी हैं जिनको गवर्नर ही अपॉइंट करके गवर्नर ही रिमूव करेंगे? यस, ऐसे भी हैं, एडवोकेट जनरल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, गवर्नमेंट रिमूव करेंगे, गवर्नर, ठीक है, याद रखना इसको। सबका एज यहाँ पे लिख दिया गया। UPSC, इलेक्शन कमीशन, CAG का सेम है, 6 ईयर 65 ईयर। SPSC का 6 ईयर 62 ईयर्स है। NHRC, SHRC का सेम है, 3 ईयर 70 ईयर्स, राइट। और ये जो आपका है NCSC, NCST, NCBC का 3 ईयर्स फिक्स्ड है, राइट। CVC का मैंने बताया 4 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, जो भी आपको हो वो है, ओके। यहाँ देखा था ना, CVC का 4 ईयर 65 ईयर। तो वो सारी चीज़ें लास्ट में कंबाइन करके लिख दी गई, उसको रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग and all the best for preparations. Thank you.